दोस्तों नमस्कार। नजर दिल्ली यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन स्वागत। इस इंटरव्यू की कड़ी में जो आपके सामने समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई प्रतिभाओं को हम लेकर आते हैं, उस कड़ी में आज मैत्री एजुकेशन वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी के दो कर्णधार कर्ता धर्ता दीपक मेहरा जी, जो इस संस्था के संस्थापक भी हैं, कर्णधार भी हैं, और बलराम चावला जी, इन दोनों ने पिछले लगभग 27-28 सालों से, शायद 27 साल से ठीक इस संस्था को इन्होंने स्थापित किया था। और आप देखिए कि एक बहुत ही अच्छी बात है कि आज भी संस्था बड़ी स्पीड से, बल्कि दिन प्रतिदिन ग्रो करती जा रही है। तो जानते हैं हम इन्हीं से इस संस्था के पहले कुछ पहलुओं के बारे में, और उसके बाद कुछ और बातें इनसे करेंगे। तो दीपक जी, जब आपने इस संस्था को शुरुआत किया तो क्या सोच करके आपने मैत्री एजुकेशन वेलफेयर संस्था की शुरुआत की थी, और ये कब की थी? शुरुआत अगर हम कहें कि जिस तरह से हमारे सामाजिक कार्यों की या सांस्कृतिक कार्यों की, तो हम लोग कॉलेज में पढ़ा करते थे और उस टाइम पे फुटबॉल का बड़ा शौक था। तो हम लोगों ने सबसे पहले इंदिरा गांधी ओपन फुटबॉल टूर्नामेंट स्टार्ट किया था। तो उस वक्त हम लोगों ने इस संस्था का नाम मैत्री क्लब के नाम से रखा था, क्योंकि फुटबॉल के अंदर आपको तो क्लब, और हम लोगों को अभी इतनी समझ में नहीं कि भाई क्या नाम कैसे रखा जाए, लेकिन उस वक्त भी हम लोगों ने मैत्री क्लब के नाम से 2 साल लगातार जो है वो टूर्नामेंट लगाए। उसके बाद में हम लोगों को ये विचार आया कि हम लोग बच्चों के लिए करना चाहिए। तो हम लोगों ने पेंटिंग कॉम्पिटिशन से शुरुआत करी। करीब तो लगातार 1989 से लेके और 93 तक लगातार हम लोगों ने पेंटिंग कॉम्पिटिशन का साथ करा, और उस पेंटिंग कॉम्पिटिशन में 2 से 2.5 हज़ार बच्चे आए करते थे। हम लोगों ने स्कूल किया, बहुत सारे जो हमारे इंस्टीट्यूट से किया, तो हमारे को बड़ा अच्छा रिजल्ट मिला और बच्चों ने भी बड़ी उसमें रुचि दिखाई। ऐसे ही शुरुआत होती गई। तो एक बार मैं बम्बई गया था, और बम्बई में जब देखा बड़ा उत्साह था, बहुत ही लोग गणपति को मानते हैं, बहुत ही मन से और बड़ी भावनाओं से कार्यक्रम देखा। गणपति जो है हमारी सनातन संस्कृति की जो है प्रथम देव है, और उनको हम लोग क्यों ना सबसे पहले उनके सहारे देखा कोई कार्यक्रम होता है। तो 1993 के अंदर लोगों ने सबसे पहला गणपति महोत्सव बनाया। तो बस सबसे पहले तो हम लोगों ने एक ही दिन का सोचा था, क्योंकि गणपति का कुछ इस तरह का है कि 1.5 दिन 3 दिन, फिर हम लोगों ने ये सोचा था कि 1.5 दिन के गणपति स्थापित करेंगे। लेकिन कुछ ऐसा बना भगवान की कृपा ऐसी हुई कि पहले साल में ही हम लोगों ने फिर 11 दिन का वो गणपति ऑर्गेनाइज किया। तो 18 सितंबर 1993 से लेकर और 29 सितंबर 1993 उस वक्त भी हम लोगों ने कार्यक्रम को प्रारंभ किया। तो उसमें बच्चों के कार्यक्रम से किया, और बच्चों को उस वक्त पे नया कंप्यूटर और इंटरनेट और सारे के गेम्स आए थे। बच्चों की हम देख रहे थे रुचि लगातार जो है फिजिकल एक्सरसाइज और अपने बाकी जो उनके शौक थे, बाकी जो उनके वो सब खत्म होते जा रहे थे। क्यों ना ऐसा किया जाए कि बच्चों को वापस उस अपने जो उनकी डेवलपमेंट है, जो उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी जोड़े जाए, कुछ अलग कार्यक्रम जोड़े जाए। इस तरह से हम लोगों ने कार्यक्रम स्टार्ट किया, और पहले साल में बहुत लोगों ने पसंद किया। बहुत वो दिल्ली का पहला गणपति था। गणपति में उस वक्त से कहीं भी पूरे दिल्ली में कहीं भी गणपति सार्वजनिक रूप से नहीं बनाया जाता था। और उसके बाद में आज हम देखते हैं कि गणपति की मेहरबानी है, हर जगह हर कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ गणपति महोत्सव ना हो। लेकिन उस टाइम पे लोगों को बिल्कुल नहीं पता था, तो हम लोगों ने सबको बताया कि गणपति किस तरह से हम लोग लेके आते हैं, किस तरह से स्थापित करते हैं, किस तरह से जल व्यवहार करते हैं। और गणपति का आना बिल्कुल ऐसे ही था जैसे हमारा जीवन का आना, और उसके 11 दिन का सार्थकता कि हम लोग जिस तरह से उनको बड़े उत्साह से और बड़ी खुशी से लेके आते हैं, और इसी खुशी से उनको वापस जल प्रवाह करते हैं। तो ये एक संदेश लेके जाता था कि हमें भी अपने जीवन में वो जो दिन हमारे को मिले हैं बड़े उत्साह से और बड़े अपने खुशी से और बड़े आनंद के साथ बिताते हुए इस जीवन को व्यतीत करना, ऐसे पूरे हमारे
सभी लोगों का कारवा जीता गया और उसमें आज भगवान की जैसे साथ लोग जुड़े हुए हैं और हर साल बड़े उत्साह से हम लोग करते हैं और नए नए कार्यक्रम उसमें जोड़ते जा रहे हैं। तो गुलाम जी, जैसे कि आपने कभी ने पूरा स्टोरी बताई कि गणपति उत्सव आपको लगभग 28 साल हो गए जी। अगर 1993 से लगाए तो लगभग 32 साल के करीब, 1989 से अगर हम बात करते हैं तो 32 साल के करीब। तो अब आप लोगों ने, क्योंकि इसके करता धरता जो इसकी मेन प्रॉब्लम्स है, जो इसकी शुरुआती स्टेज होती है, उसमें आप दोनों लगभग 28 साल से आपको, तो आपको क्या क्या लगा कि क्या क्या कितनी परेशानी आपको लगी? लोगों ने आपको, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स में बहुत जल्दी घुसती है, जब हम संस्था का प्रोग्राम करते हैं तो बहुत से लोग भी जुड़ते हैं, पॉलिटिशियन लोग भी जुड़ते हैं कि हमें संस्था का अपने सामने जो संरक्षक बनाओ, तो उसी तरह की समस्या आपके साथ भी कहीं ना कहीं आई होगी। तो आपने मतलब किस तरीके से उन समस्याओं से अपने आप को निकाला और आज तक भी बचाए रखा है? सबसे बड़ी बात है, निकालना अलग चीज़ है, मगर आज तक भी संस्था को बचाए रखा, उसको ग्रो करते जा रहे हैं। तो ये कैसे आपको मतलब ये ताकत आपके अंदर में? ये सब हमारे जो गणपति महोत्सव विघ्न करता है, बाबा हमारे विघ्न करता है, सेव करता है। और 1893 में जो है श्री बाल गंगाधर तिलक जी ने इसकी वैसे कार्यक्रम की शुरुआत की। 1993 में हम लोगों ने दिल्ली में शुरू किया था, 100 साल वर्ष पर जो गणपति क्लब शुरुआत में बना था। और तब तो यहाँ जानकारी भी ज़्यादा नहीं थी। और गणेश उत्सव क्या है, ये लोग वैसे जैसे कि हमसे ये भी पूछते थे कि आप सब लोग महाराष्ट्रीयन हो, कुछ लोग हमसे जो जुड़े थे ऐसे पूछते थे कि आप लोग महाराष्ट्रीयन, तो हम में से तो कोई भी महाराष्ट्रीयन नहीं, हम तो सब यही के हैं, तो हाँ लोकल ही हैं। तो फिर ऐसा ये मतलब कैसे शुरुआत की है गणपति, तो फिर दीपक वैसे ने जैसे बताया कि वहाँ पे आए थे मुंबई में, उन्होंने देखा कि कितना उत्साह और कितने जोश के साथ में वहाँ पर गणपति महोत्सव कराया गया। बाकी जब से यहाँ शुरू हुआ है बाकी अब तो खैर बड़ी असीम कृपा है, हर घर में बड़ी भावना से और श्रद्धा से गणपति महोत्सव मनाया जाता है, क्योंकि गणेश जी को सामूहिक रूप से पहले दिन जो है पूजन जाता है और उसके बाद में बड़े भाव से और उत्साह से। आपने जो बात कही कि कोई विघ्न, देखिए विघ्न हरता तो जब हम लोग साथ हैं तो विघ्न का आने का तो मकसद तो भाई, लेकिन फिर भी परेशानियाँ बहुत सारी आती हैं कोई भी कार्यक्रम करते हैं। लेकिन भगवान ने एक मंत्र दिया हमारी शुरुआत से कि अच्छे पलों को याद करें और जो बुरे पल हैं उनको फौरन। तो इसलिए हमारी अगर कहें कि लगातार हम लोग 28 सालों से ये कार्यक्रम करते रहे और कोई भी विघ्न नहीं आया, उसी तरह से भी हम लोग एक साथ जुड़ के चलते रहे। उसका मूल मंत्र ये कि जो भी हमारे बुरे क्षण कह लीजिए या बुरे एक्सपीरियंस कह लीजिए, उसको हम लोगों ने उसी को बुला के उससे एक लेसन लिया और आगे कर सकते और अच्छे क्षणों के साथ में आज भी हम आपके साथ हैं। अभी जैसे पीछे मैंने देखा है आपके क्लब के बारे में, वेलफेयर सोसाइटी, बहुत सारे बच्चों के लिए टैलेंट शो भी किए, ड्राइंग कॉम्पिटिशन अलग किए, मगर आप लोगों ने टैलेंट शो भी किए जिसमें सिंगिंग कॉम्पिटिशन भी रहा, डांसिंग कॉम्पिटिशन भी रहा और अलग अलग तरह के शॉर्ट मूवीज कॉम्पिटिशन भी रहे। तो इनमें सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस आपका, एक तो लोगों का रुझान आया आपको क्योंकि तभी कॉम्पिटिशन कर पाए, पर एक अगर हम ये बात करते हैं यार ये सबसे बेस्ट रहा, इसमें हमारे लोगों के बहुत ज़्यादा रुझान मिलते हैं, वो कौन सा लगा आपको, क्यों लगा? देखिए जैसे वहाँ को अपने सारे बच्चे टैलेंट हैं तो हमारे तो ये हुए सारे कार्यक्रम हमारे लेकिन फिर भी मैं आपको अचीवमेंट की अगर बात करूँ, अचीवमेंट के अंदर हमारे को लगता है कि सिंगिंग कंपटीशन के अंदर बहुत अच्छी अचीवमेंट रही हमारी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कि यहाँ से निकलने के बाद में बम्बई फिल्म इंडस्ट्री तक पहुँचे, वो अपने आप में बात बताया कि अपना ही नाम भी, अपने परिवार का ही नहीं, गणपति का नाम भी उन्होंने और गणपति आइडल के नाम से हम लोग एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन करते हैं। उस सिंगिंग कॉम्पिटिशन में विभोर प्राशर रहा या श्रीगंधा मिश्रा रही, संजय, बहुत सारे लोग, बहुत से मैं कहता हूँ कम से कम 15 से 16 बच्चे ऐसे रहे जो कि लाइव शोज़ के अंदर और टीवी के अंदर और उन्होंने अभी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी कई गाने गाए हैं। तो ये अचीवमेंट हमारे को लगता है कि एक अच्छी अचीवमेंट रही कि हम लोग बच्चों को अच्छा प्लेटफॉर्म दे पाए और उस प्लेटफॉर्म की आशीर्वाद से वो लोग एक अच्छे बना पाए। उसके अलावा कुछ शोज़ हमारे डांस के भी ऐसे रहे जो टी वी पे बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं। तो इस तरह से बहुत खुशी होती है हमारे
कि कोई भी बच्चा अगर एक अच्छा नाम कमाता है और उसको कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन अगर गणपति से हमारी पूरी टीम का रहा तो अपने आप में अच्छी लेकिन उसके अलावा जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस है वो है जैसे कॉमन लाइफ गेम रहा एक शाम था शाम था बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर हम लोगों ने एक प्लांटेशन प्रोग्राम बनाया था। अब वही मैं कहना चाहता कि कॉमनवेल्थ या मैंने जब देखा कि कॉमनवेल्थ का जब अपना नाम लिया तो याद आता है कि बहुत सारी संस्थाओं से आपको अवार्ड मिले आपकी संस्थाओं के बेस्ट वर्किंग के लिए, तो कुछ बताएं कि कौन कौन से अवार्ड आपको मिले, किस किस तरह के मिले, तो उनमें से आपको सबसे ज़्यादा खुशी किस अवार्ड के लिए मिली? देखिए अवार्ड तो अवार्ड है, हाँ, खुशी सब में होती है, बिल्कुल बिल्कुल अभी बोलते हैं कि मेरा ड्रीम अवार्ड होता है कि यार ये अवार्ड मुझे मिलना चाहिए, तो उस टाइप का आपकी संस्था का क्या ड्रीम अवार्ड रहा? आप सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये अवार्ड जो है आपको आगे बढ़ने में, क्योंकि अभी इससे पहले जो आपने प्रश्न किया था कि मुश्किलें, तो ये मुश्किलें भी आपको ज़िंदगी में इस तरह के काम करने में कहीं ना कहीं रुकावट डालती हैं, तो ये अवार्ड जो है आपको इन काम करने के अंदर एक आगे प्रोत्साहन है। अगर मैं सबसे ड्रीम अवार्ड कहूँ तो वो कॉमनवेल्थ का कॉमनवेल्थ गेम में हम लोगों को कार्यकारी स्कीम की तरफ से कुछ सेलेक्टेड लोगों को ड्यूटी उन्होंने दी थी कि आप जो है दिल्ली की एक शान की बात है और दिल्ली की रेपुटेशन जो है वो इस कॉमनवेल्थ गेम से बहुत बनने वाली है। तो दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम 2010 जो है वो कहीं भी किसी भी तरह से नीचे ना हो, ऐसी मन में पूरी भावना थी कि भाई कहीं भी किसी चीज़ की कमी ना हो। तो हम लोगों को जब वहाँ उन्होंने ड्यूटी दी तो गेट नंबर 14 पे मेरी ड्यूटी थी और वो ज्वाला नेहरू स्टेडियम का पहला दिन था जिस दिन ओपनिंग सेरेमनी। अब ओपनिंग सेरेमनी पे हमने ये महसूस किया वहाँ जाकर प्लानिंग में बहुत कमी क्या मतलब ये कहा कि जितने भी लोग थे वो सब 14 नंबर गेट से आ रहे थे क्योंकि सब मेट्रो से आने वाले थे और सारा VIP गेट उन्होंने 14 नंबर बनाया। तो कॉमनवेल्थ 14 नंबर से आने वाला था और VIP गेट भी वही था, जबकि गेट्स और भी थे 6 नंबर का और 11 नंबर गेट था, लेकिन सारे VIP उन्होंने 14 नंबर गेट से किए थे क्योंकि वो नियरेस्ट था और वहीं पे ही सारा रश जो है वो मेट्रो का और बसेस का सारा 2 नंबर गेट पे आ गए। तो हमने बहुत इतना पुराना हो गया कि कॉमन शुरू करने का टाइम हो गया और वहाँ पर डिस्पेंसिंग जो है वो हो ही नहीं रही थी, इतना पब्लिक आ गई, सारे बाहर के डिग्निटी और सब। तो हम लोगों ने फिर वहाँ के जो DCP थे उनके साथ बैठे बात, हमारे लिए बहुत पब्लिक तो जरूरी है ही, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी जो हमारे VIP बाहर से आ रहे हैं उनको, तो आप हमारे को सुन लीजिए कि हम लोग उनको सेलेक्ट करें, उनकी एक बार आई कार्ड चेक करें और उनको पहले अंदर लेके आए। इस तरह से बहुत व्यवस्था के अंदर लोगों ने बहुत 5-6 लोग थे और उन्होंने मिलकर इस तरह का काम किया। फिर उसके बाद में लोगों को अलग अलग गेटों पर गाइड किया। तो ये सब करते हुए जब वो डे पूरा निकल गया और हम लोग अंदर तक जा भी नहीं पाए क्योंकि व्यवस्था के अंदर ही रहे, फिर अगले दिन हम लोगों ने मीटिंग करी उनके थे शुक्रिया थे वहाँ के और द्विवेदी के जो भी हमारा जो बहुत काम देते थे उनके साथ बैठ के करी, तो हम लोगों ने वहाँ की कमियाँ उनकी थोड़ी सी कमियाँ बताई कि भाई यहाँ जो है आपको यहाँ साइनेज होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप फ्री हैं, आप अपने हिसाब से जो करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने फिर वहाँ पर मेट्रो में अनाउंसमेंट कराई, साथ में लोगों को अलग अलग गेट्स के लिए पहले ही वहाँ पर बाहर अनाउंसमेंट का टीम रखी और किस किस तरह से लोगों को कहाँ जाना है, सबकी गाइडलाइंस के लिए अलग अलग वॉलंटियर्स थे और सब ये जो खर्चा था इसका जो हमारे साइनेज वगैरह का था वो हम लोगों ने कहा कि उनके पास में कहा कि ऑन द स्पॉट ये नहीं हो सकता, तो हमने कहा हम अपने एक्सपेंसिस को कर लेते हैं। तो इस तरह से करते हुए जब आखिरी डे आया क्लोजिंग सेरेमनी का तो उसका सारा अरेंजमेंट जो है वो मैंने पूरा मैनेज करके उनको गाइड किया और वो मैनेजमेंट भी उसी हिसाब से हुआ। और पहले दिन और आखिरी दिन में जो फ़र्क था उसको सबके लोगों ने महसूस किया, यहाँ तक कि जो उस वक्त चीफ मिनिस्टर मैडम शीला दीक्षित जी आई और उन्होंने स्पेशली आके कहा कि आपने जो ये क्लोजिंग सेरेमनी का किया था तो उन्होंने स्पेशली मुझे वहाँ बुलाया और उसके लिए फिर बाद में हमारे को कॉमनवेल्थ टीम ने जो है वो बुला के पूरा अवार्ड दिया
फिर दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट ने मुझे अवार्ड दिया, और ये अवार्ड जो है मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट था। फिर उन्होंने मुझसे बाद में ये भी कहा कि आने वाले टाइम पे अगर कोई भी हमारा कॉमनवेल्थ से तो टीम से कोई भी रिलेटेड कोई भी काम होगा तो हम लोग जरूर आपके साथ मिलकर काम करेंगे। और इस तरह से ये अचीवमेंट थी, ये मेरे ख्याल से मेरी जिंदगी की सबसे अहम अचीवमेंट। तो जैसे आप लोग देखते हैं, हम करते हैं, आप लोगों की जो संस्था है बहुत अलग अलग क्षेत्र में भी काम करते हैं। उसमें आपने जैसे ट्री प्लांटेशन भी किया, ट्री प्लांटेशन भी आप लोग करते रहते हैं। और तो अभी हम ये मान के चले कि कितने प्लांटेशन आपने किए होंगे? एक्चुअली 2006 में हम लोगों ने सबसे पहला ट्री प्लांटेशन प्लान किया था ये, और उस वक्त पे हम लोगों ने ये प्लान किया कि इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट को साथ मिलकर हम लोग दिल्ली में 1 लाख पेड़ लगाएंगे। 1 लाख पेड़ का प्लान वो इस तरह का रहा कि हम लोगों ने जितनी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन थी उनके साथ मिलकर, जितने भी हमारे NGOs थे उन सबके साथ मिलकर हम लोगों ने वो ट्री प्लांटेशन जो है प्लान किया। लेकिन हमारे को एक रिकॉर्ड उस वक्त पे बनाना था कि हम लोग 1 लाख पेड़ जो है वो 2 घंटे में प्लान किए थे हम लोगों ने, 10 से लेकर 12 बजे तक के बीच में हम लोग 1 लाख पेड़ लगाएंगे, ये रिकॉर्ड करना था। लेकिन चांस की बात है कि दिल्ली गवर्नमेंट के पास में पूरे पेड़ नहीं थे। हम लोग इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट जितने भी थे उनके साथ मिलकर हम लोग पेड़ों के विषय में बात कर रहे थे। तो करीब 54,000 पेड़ हम लोगों ने लगा, 54,000 जो है पेड़ उस वक्त लगाए थे। तो वो अपने आप में एक इतिहास बना, और उसके बाद में बहुत सारे स्टेट्स ने इसी सबको दे के ये इतिहास बनाया। तो ये हमारा ट्री प्लांटेशन का था। और अभी हम लोगों ने रिसेंटली नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के लिए एक 10,000 पेड़ों का प्लान बनाया है, जो कि 7 जुलाई से लेकर और 11 जुलाई के बीच में होने वाला है। वो भी इसी तरह से अलग अलग मंदिरों की कार्यकारिणी, अलग अलग RWS के साथ वो पूरा कार्य करता है। तो ये ट्री प्लांटेशन हुआ कॉमनवेल्थ, और इसके अलावा कोई सोशल वर्किंग आपने, सोशल वर्किंग की जो संस्था है, जो आपकी जो टीम के लोग आपके साथ मिलते हैं, आपकी टीम में मेन करिएगा तो आपकी टीम में मुख्य लोग कौन कौन आ जाते हैं? मुख्य रूप से वैसे तो टीम में हमारे राजेंद्र यादव जी हैं। राजेंद्र यादव जी जो है प्रधान के रूप में बहुत सालों से हमारे बीच में हैं, बहुत भी काम करते हैं। लोगों ने काम भी अपने डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं, तो सब लोग अपने अपने फील्ड पे काम करते हैं। बलराम चावला जी हैं, और उसके अलावा राजेश बेरुला जी हैं, और परवीन सिराज जी, रविंद्र शर्मा जी, वो लोग घाटिया जी गाँव में एक्टिव हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ बहुत लंबी रविंद्र शर्मा जी हैं, सुशील शर्मा जी हैं, और बहुत लंबी टीम। तो महिलाएं भी आपके साथ काफ़ी एसोसिएट रहती हैं। हाँ, अश्विनी शर्मा जी, और ये इस तरह के कुछ हमारे जो, और लगातार अब टीम जो है बढ़ती जा रही है। बढ़ने का थोड़ा सा कारण ये भी है कि अब दायरा जैसे जैसे बढ़ रहा है तो संभालने वाले लोगों की लग रहा है कि वो टीम पूरी हाथ के साथ तो महिलाओं की भागीदारी कितनी रहती है आपके साथ? महिलाओं में हमारे यहाँ पूरी एक बहुत बड़ी टीम है। उसमें मोनिका जी हैं, वो काफ़ी एक्टिव है। उसके अलावा कविता जी हैं, और उनका साथ में बहुत बड़ा ग्रुप है। महिलाओं का अगर हम कहें तो जैसे हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो हर कार्यक्रम में साथ में रहते हैं। और हम लोगों ने जो पार्ट जैसे बनाया हुआ है कि गणपति में पूजन का कार्यक्रम करते हैं, पूजन का कार्यक्रम चलाना महिलाएं संभालते हैं, और उसमें कलश यात्रा रहती है उसमें, और कीर्तन संकीर्तन के कार्यक्रम, तो ये सभी कार्य मिल के करते हैं। हम ये कहें कि अगर महिलाओं का पूरा भागीदारी है तो उसमें कोई प्रतिशत के लिए का फुल सपोर्ट क्योंकि उन्होंने जो हमने देखा कि हम लोगों ने कोई पार्ट अगर उनको दे दिया तो उस पार्ट के अंदर हमारे को कभी कुछ कहना नहीं पड़ा, वो अपना पार्ट। अच्छा, एक चीज़ आती है आजकल कि हम सामाजिक संस्था है, बहुत सारी पॉलिटिक्स का भी हिस्सा बनती है। तो क्या आपको लगा कि आपकी संस्था पे कभी पॉलिटिक्स हावी हुई हो, या किसी के मन में उस संस्था के कंधे पे चढ़ के पॉलिटिक्स करने का जज्बा आपको दिखा हो? उनके उन्हीं लोगों में से जो हमारे हम लोग इसी समाज का हिस्सा है, जो बाकी समाज की संस्थाओं के साथ हो रहा है वो हमारे साथ भी होता है, ऐसा नहीं है कि हमारे साथ नहीं होता। लेकिन इसको हैंडल किस तरह से किया जाए ये इम्पोर्टेंट। ये देखिए, हम लोग किसी भी अगर पॉलिटिकल पार्टी के साथ में खड़े होते हैं, कोई भी हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में, तो
तो हो सकता है कि हमारी विचारधारा कहीं ना कहीं किसी से मिलती हो, लेकिन उसको हम लोग अपने साथ में इन्वॉल्व करें ऐसा हम लोगों ने कभी भी कोशिश भी नहीं करी, और ना किसी को कभी साथ में ऐसा अपने ऊपर हावी नहीं किया। जहाँ तक मैं पॉलिटिकल जो लोग हमारे साथ में जुड़ते हैं, तो एक हम लोगों ने जैसे कहते हैं ना, भगवान ने कुछ हमारे को राह ऐसी दी हुई है कि हम लोगों ने कोशिश ये की है कि हम अगर कोई धार्मिक कार्यक्रम भी करते हैं तो उसमें उद्देश्य कुछ सामाजिक भी रखें। अब इसकी बहुत अच्छा उदाहरण आप देख लीजिए कि हम लोग शुरुआत से 1993 से जब भी हम किसी गेस्ट को बुलाते हैं, तो गेस्ट आप देख लीजिए पॉलिटिकल पार्टी से, तो कोई ऐसा नहीं है कि अगर कोई दिल्ली में चीफ मिनिस्टर है या दिल्ली में कोई मिनिस्टर है या सेंट्रल में कोई मिनिस्टर है, तो वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का है और हम उससे दूर नहीं दे सकते कि आप कहें कि उससे हम नहीं बना सकते। लेकिन उस आए हुए हमारे मेहमान को हम लोगों ने उसका स्वागत तो करना ही है, लेकिन उसको साथ में उस हमारे जो सामाजिक तत्व हैं उससे अवगत कराना। अब उसका मैं आपको याद कराता हूँ कि 1994 के अंदर या 1995 के अंदर साहब से वर्मा जी जो है वो शिक्षा थे, अब वो हमारे यहाँ आए थे। तो उस वक्त बड़ा इशू चल रहा था कि स्विमिंग पूल जो है हमारे क्षेत्र में था, तो हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की ऑन स्टेज कि आप ना मंगोलपुरी में एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बना रहे हैं और हमारे क्षेत्र में बड़ी जगह है, वो हमारे क्षेत्र में क्यों ना चाहिए। तो उसी वक्त उन्होंने सैंक्शन किया और अनाउंस भी किया कि आपकी संस्था ने कहा है स्विमिंग पूल के लिए, तो आप अगले 2 महीने के अंदर ये फाइल जो है आपके लिए होंगे, आप लगा देंगे, आप दोगे। ऐसे ही हमारा यहाँ झील वाला पार्क है, उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम आई हमारे जगह था। देखिए, अगर समाज में रहेंगे और समाज प्रॉब्लम देखने व्यवस्था रहेगी तो कुछ ना कुछ कार्य और दायित्व हमारा रहता है। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि इन जो हमारे अतिथि रहते हैं उनसे हम लोग इस तरह की कुछ कमिटमेंट करा देते हैं, तो वो एक समाज के लिए पॉलिटिकल के लिए और सामाजिक प्लेटफॉर्म कन्वर्ट हो जाता है। उसका अभी रिसेंटली मैं एक उदाहरण देता हूँ कि हमारे क्षेत्र में CNG लाइन नहीं है और ये 4 साल पुरानी बात बता रहा मैं आपको। तो वो CNG लाइन के लिए सभी लोगों ने हमारे को जब इन लोगों ने आर्टिकल में भी CNG के जो ऑफिसर्स तो उन्होंने कहा कि आपकी जहाँ वेल प्लान नहीं है, तो वेल प्लान नहीं है तो हम लोग लाइन कहाँ डालेंगे, कैसे डालेंगे, वो हम लोग जो है पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसलिए आप यहाँ नहीं आ सकते। जबकि हमारे सामने राजधानी वगैरह सब जगह आ चुके हैं, तो उसमें हमारी लगातार लड़ाई करती रही, चलती रही। लोगों ने उससे फिर इसी तरह से हमारे बंधन जो बने तो हम लोगों ने उनसे उसी तरह से ये लाइन हमारे पास में आ गई और अब लगातार लोगों के यहाँ CNG लाइन आने लगी। अच्छा, जैसे कि आपकी संस्था इतना काम कर रही है और उसके बाद आपने एक संस्था है अंतर्राष्ट्रीय सनातन धर्म वैदिक संस्था, तो चूंकि आपकी तो ऑलरेडी धार्मिक कार्यक्रम करती है, तो इस संस्था की आवश्यकता आपको क्यों महसूस हुई या इस संस्था के साथ आप कैसे जुड़े हैं? हाँ, ये एक मैं अगर ये कहूँ कि हम लोगों ने जो 27 साल तक लगातार मेहनत करी और लगातार समाज के अंदर और धार्मिक संस्थाओं के बीच में काम किया, तो उसका एक रिजल्ट जो है हम अंतर्राष्ट्रीय सनातन धर्म वैदिक संस्था दे सकते हैं। भाई उन सबको जैसे दूध से मक्खन निकला, तो ये मक्खन की तरह ही हम लोग कह सकते हैं कि एक संस्था बन के आई। देखिए, हर संस्था के दायरा होता है, उसकी लीगल आइडेंटिटी है, उसका बाय लॉज होता है। तो हम लोगों ने ये महसूस किया पिछले 27 सालों के अंदर कि हमारे जो धार्मिक और सनातन पद्धति में जो काम करने वाले हैं वो सब लोग अलग अलग बटे हुए हैं, वो एकता में कहीं भी किसी भी एक ऐसे मंच पे नहीं है। तो हमारे को ऐसा मंच बनाना चाहिए जहाँ पर लोग इस वैदिक रिसर्च को कर रहे हैं, इस वैदिक सनातन पद्धति को मानने वाले हैं और इसको आगे बढ़ाने के लिए तो हमारी जो पुरानी संस्था थी उसके बायलॉज के हिसाब से वो दायरा उसका इतना अनलिमिटेड नहीं था, लेकिन इसको एक अनलिमिटेड दायरे की हमने फिर महसूस किया कि हमारे साथ में बहुत सारे इंडिया से बाहर भी ऐसे लोग हैं जो इस विषय पे काम करते हैं। तो हम लोगों ने ये सोच के कि उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर हम कैसे लेके आए, तो इसलिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्थापना करने की स्थापना करें। जब इसकी स्थापना करी तो हम लोगों को ये हुआ कि हमारी सनातन जो पद्धति है उसकी सबसे जो शीर्ष नेता है या शीर्ष जो है कौन, हमारे 3000 साल का अगर इतिहास देखें तो मेरी संस्कृति को बचाने वाले और सिर्फ
आगे लेके जाने वाले और इस तरह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ले जाने वाले हमारे शंकराचार्य। तो आचार्य शंकर जी तो 4 मठ बना के गए और 4 मठों में जो हमारे शंकराचार्य जी आज भी हैं, तो उनसे अगर हम लोग मार्गदर्शन लें और उनको तो हम लोगों ने सभी मिलकर हम लोगों के पास गए, उनसे पूरा अपना बताया कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं हमारे बेसिक धर्म कार्य में। आप जो भी कार्य करेंगे हम आपके साथ हैं। फिर हमारे जो आने वाले शंकराचार्य प्रतिनिधि मुख्य प्रतिनिधि हैं स्वरूपानंद सरस्वती जी के अब वो हमारे मुख्य संरक्षक बने इस संस्था के, और उसके साथ बहुत सारे हजारों लोग जुड़ रहे साथ में। और ये हमारे भारत के 8 सूबों के अलग अलग महाराष्ट्र हिमालय राज्य वाले जो हमारे हमारे गुजरात में हमारे सुशील गुप्ता जी हैं, जो कि पूरा अभी सूरत में है, पूरा गुजरात देखते हैं। अतुल सिंह हैं, अतुल जी महाराज। तो अब जिस तरह से हमारे मुख्य उद्देश्य इस संस्था के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैठक सकती यही रहेंगे कि जिसमें हम लोग अभी 2 विषयों में ज़्यादा काम करें, क्योंकि हमारी पूरी कार्यकारिणी मीटिंग हुई थी, 2 विषय बहुत जरूरी है। पहला विषय तो ये है कि रिफॉर्म्स ऑन एजुकेशन सिस्टम, हमारी जो शिक्षा पद्धति जो है वो हम लोग देख रहे हैं कि 1901 में जो बेसिक जो चेंजेस आए थे वो लॉर्ड मकाले ने किए थे कि वो कैसे हमारे इंडियंस को हम लोग कैसे अपना गुलाम लगातार बना के रखें, इसलिए थोड़ा थोड़ा जो है सब पढ़ा के रखें, उनको स्पेशलाइज कहीं ना बनाएं। जबकि हमारा तो देश शुरू से कहते आए हैं कि एग्रीकल्चर बेस्ड है और सब वहाँ की हमारी बहुत सारी संख्या गाँव में रहती है, तो उसके हिसाब से भी कभी एजुकेशन सिस्टम नहीं बना। फिर हम लोग आज की जो एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से देख रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उनमें नैतिकता का तो लगातार, उसके अलावा हम लोग देख रहे हैं कि वो मानसिक रूप से कमजोर हो रहे हैं। तो हम लोगों ने एजुकेशन रिफॉर्म्स पे अभी पीछे वर्कशॉप की थी कोरोना काल से, और एक सर्वे किया रिसेंट। उस सर्वे में यही आया कि बेसिकली जो 7 साल से लेकर 14 साल तक युवा है उसको एजुकेशन के साथ में मानसिक जो उसका जो है एजुकेशन साथ में उसको प्यार, साथ में उसके सभी फैमिली से लेके सबको एक स्पेशल अटेंशन जो होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं अब लॉस होती जा रही है। तो उसको हम लोग एजुकेशन कौन सा ऐसा सिस्टम लाए, तो उसके लिए वैदिक से बढ़िया कुछ नहीं। हम लोग अगर ग्रुप भी देखें तो नालंदा से देखें, विक्रमशिला से देखें, या जितने भी यूनिवर्सिटीज पहले रही तो पूरे विश्व के लोग सिर्फ भारत की तरफ इसलिए देखते थे कि एक ज्ञान का भंडार था। आज आप उनको अपना आदर्श ही नहीं मानते, आप उस ज्ञान को अपना ना गौरव मानते हैं, ना आदर्श मानते हैं, इसीलिए ना उसको कुछ समझ रहे हैं ना। अच्छा, आखिरी में एक चीज़ पूछे कि जैसे कोरोना काल भी आया, इसमें 1.5 साल से चल रहा है, सभी लोग त्रस्त हैं, तो उसमें भी आपकी संस्था ने कुछ काम किए होंगे। नेचुरली जब आपकी संस्था इतनी पुरानी और अपने वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर रहती है, और उस वक्त आपने जो काम किए उनको काम को करने में भी कुछ परेशानियाँ होंगी, तो दोनों चीज़ें आप हमें थोड़ा संक्षेप में बता। देखिए, कोरोना तो मेरे हिसाब से वर्स्ट अभी तक का मेरी ज़िंदगी का जितना मैंने देखा है, उससे पहले लोगों को आज़ादी के टाइम पे इससे ज़्यादा हो सकता दिक्कत आई है, लेकिन कोरोना जो है तो ऐसी अननोन जिसे कहते हैं दुश्मन कि जिसको आप जानते नहीं, जिसको पहचानते नहीं, जिसको आप देख नहीं सकते, इससे लड़ना आपको ये नहीं करना। तो ऐसे दुश्मन से लड़ना जिस वक्त पे सभी पूरा देश या पूरा विश्व जो है वो नहीं समझ पा रहा था कि क्या किया जाए, तो हमारे लिए भी ऐसी मुश्किलें थी कि भाई लोग इतने डरे हुए थे। आपको पता है कि सारा जो मजदूर थे सारे कैसे दिल्ली से छोड़ के जा रहे थे, किस तरह से लोगों को खाने की दिक्कत हो रही थी, लोगों के पास में पैसा, क्योंकि जो मिडिल क्लास का आदमी है उसके लिए बहुत मुश्किलें हैं कि वो किसी से कह नहीं सकता अपनी बात, अब उसका डेली हैंड टू माउथ रोज का कारोबार है, वो रोज कमाता है, रोज खाता है। तो ऐसा हम लोगों ने महसूस किया, तो हम लोगों ने किचन की शुरुआत करी, वहाँ पर बना हुआ किचन का खाना, और हम लोगों ने उसको पैक किया था, डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। इधर से गवर्नमेंट की तरफ से भी स्कूलों के अंदर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया, तो हम लोगों ने 4 सेंटर ऐसे कपड़े पूरे दिल्ली के
कि यहाँ पर जो फूड सप्लाई करने वाला था वो बहुत कम फूड लेके आ रहा था। तो हम लोगों ने एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई कि वो पूरा खाना लेके आए। अगर उसमें खाना कम पड़ता है, लोग ज़्यादा हैं, तो हम कहीं ना कहीं से कोऑर्डिनेट करके, क्योंकि हमने देखा बहुत सारे लोग देने वाले थे लेकिन उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो बाहर जाके कैसे काम कर सकें। तो ऐसे में सभी हमारे लोग पूरी टीम ने हमारे इस तरह का बहुत विशेष, मैं कहता हूँ, उत्साह के साथ में जैसे कहते हैं कि बहादुरी दिखाई कि कोरोना में जब कोई बाहर नहीं निकल रहा था तो हम लोगों की पुलिस से स्पेशल परमिशन के साथ में उसका कारण ये भी रहा कि हम लोग पहले डिजास्टर के काफ़ी काम कर चुके थे। तो सभी ऑफिसर्स हमारे जानते थे, डीएम से मेरी लगातार बात हो रही थी, यहाँ की IGP से लगातार बात हो रही थी। तो ये कार्य हम उनके साथ में मिलकर हम लोगों ने लोगों को बताया। और अब हम देख रहे हैं कि जब पहले टेस्टिंग का टाइम था तो हम लोगों ने टेस्टिंग के कई सेंटर चलाए थे। और अब जैसे वैक्सीनेशन का टाइम है तो वैक्सीनेशन टाइम पे भी लगातार जो है, अभी जब 45+ का वैक्सीनेशन हुआ था तो उधर के सेंटर काफ़ी खाली हैं। तो हम लोग स्पेशली CMO से और DM से मिले और उनसे बात करके कहा कि भाई आप इन सब सेंटर को 18+ में कर दीजिए। तो उसका रिजल्ट हुआ कि आप देखिए कि सेंटर काफ़ी तेज स्पीड से लग रही है। तो सेंटर्स हम लोगों ने अपने पर्सनल RWS लेवल पे भी शुरू किए और इसमें भी बहुत अच्छे से परफॉर्म। और जैसे भी गवर्नमेंट ने 1 जुलाई से लगभग बिल्कुल 1 जुलाई से अभी पहला सेंटर जो दिल्ली का और उस पर भी हम लोगों ने कहा है कि अब 5 तारीख कल एक सेंटर और लगने वाला है कि हम लोग 250 वैक्सीनेशन कराते हैं। ऐसा हमारा लगातार प्रयास है कि करते रहें। लेकिन इसमें रिसर्च का पार्ट भी और मैं आपको ऐड कर, भारत सरकार को दे दीजिए या दिल्ली गवर्नमेंट को दे दीजिए, जहाँ इतनी कमी नहीं रही कि आयुर्वेद जो है हमारे पास में एक बहुत अच्छा प्रयास है। लोगों ने पर्सनल लेवल पर आयुर्वेद से बहुत फायदा उठाया और जो नुकसान होना चाहिए था वो नुकसान नहीं हुआ। उसका कारण एक आयुर्वेद। हमने एक रिक्वेस्ट भी दी थी कि दिल्ली गवर्नमेंट के बारे में आयुर्वेद के वो आप एक्सपेरिमेंट तौर पर जो चीज़ें लोगों को फ़ायदा दे रही हैं उसको आप ऑथेंटिक करके आप लोगों के सामने रखें, जो काम नहीं है। जो कि हम लोगों ने ये भी कहा था कि यहाँ एक हॉस्पिटल है यहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें आप सेंटर शुरू कर सकते हैं। हमारा रूम्स भी हैं, बेड्स भी हैं, लेकिन वो काम नहीं हो पाया। लेकिन भविष्य में हम चाहेंगे कि आयुर्वेद पे आप कुछ ना कुछ रिसर्च जो है तो आप अगर एलोपैथिक पे करोड़ों रुपये खर्च कर सकते हैं तो कुछ लाखों रुपये आप आयुर्वेद। तो बहुत बढ़िया। ये था दीपक मेहरा जी, मैत्री एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी और अंतर्राष्ट्रीय स्नातक बागवानी संस्था के एक तरह से हम सूत्रधार भी कह सकते हैं। तो क्योंकि क्षेत्र में इसको बड़ी स्पीड से आगे बढ़ाने वालों में से एक सबसे अग्रणी नाम दीपक मेहरा जी का। तो दोस्तों देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को लाइक करिए। आपका अपना चैनल है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।